हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई रिएक्शन जिसका नाम है E1CB रिएक्शन। तो हम कैसे पहचानेंगे कि E1CB रिएक्शन हो रही है या E2 हो रही है या E1 हो रही है। तो E1 और E2 के वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ। आज हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे कि E1CB को हम पहचानेंगे कैसे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। E1CB के अंदर देखिए, सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है E1CB। E1 मतलब ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, CB मतलब इसमें कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं पहले कॉन्जुगेट बेस होता क्या है। तो देखिए, जैसे मेरे पास मान लो अमोनिया है, अमोनिया से मैं मान लो एक प्रोटोन निकाल दूं, तो जो स्पीसीज फॉर्म होगी आप उसे कॉन्जुगेट बेस कहोगे। अगर आप कोई न्यूट्रल स्पीसीज से H पॉजिटिव निकाल देते हो और जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनती है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होती है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ये स्केलेटन है कोई, अगर उसमें से एसिडिक प्रोटोन निकल जाए और नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज फॉर्म हो जाए, या आप कह सकते हैं उसका कार्बन आयन फॉर्म हो जाए। अगर कार्बन की स्पीसीज है तो कार्बन आयन, अदरवाइज जैसे यहाँ तो नाइट्रोजन का एनायन होगा, है ना। ऐसे ऑक्सीजन आयन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्साइड एनायन होगा। तो अगर किसी भी स्पीसीज का रेस्पेक्टिव नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन फॉर्म होता है तो आप उसको कॉन्जुगेट बेस मानोगे। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया। E1 मतलब यूनिमोलिकुलर, CB मतलब कॉन्जुगेट बेस, और एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन होता ही है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका स्केलेटन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहां पर आपका नेगेटिवली चार्ज एनायन जल्दी बने, न कि लीविंग ग्रुप पहले निकल जाए। क्योंकि देखिए, आपने E1 में क्या देखा कि लीविंग ग्रुप पहले चला गया, तो वहां तो कार्बोकेटायन बना था। आपने E2 में क्या देखा कि H और लीविंग ग्रुप साथ साथ गए, उसमें तो कुछ भी नहीं बना, न कार्बोकेटायन न कार्बन आयन, वहां तो ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल होगा। तो स्पेशल क्या है वो कि यहां पर बनेगा कार्बन आयन। तो कार्बोकेटायन वाली हो गई E1, ट्रांजिशन स्टेट वाली हो गई E2, और कार्बन आयन वाली हो जाएगी E1CB। तो ठीक है, E1CB के अंदर अब स्केलेटन में हम कैसे पहचानेंगे या E1CB हो रही है। तो बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे ये तो समझ में आ गया होगा, ये इसका क्या है, अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, आप H पॉजिटिव अगर कहीं से निकाल दो किसी स्पीसीज से, तो जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज फॉर्म होती है उसकी रेस्पेक्टिव, उसे आप कॉन्जुगेट बेस कहते हो। आगे चलते हैं। देखें, अगर मान लो मेरे पास एक पुअर लिविंग ग्रुप है, कार्बन फ्लोरीन का मान लेते हैं। देखिए, पुअर लिविंग ग्रुप क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत मजबूत है। कार्बन और NMe2 NMe3 पॉजिटिव का बॉन्ड भी बहुत मजबूत है। ये मजबूत है क्यों, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग बेटर है। कार्बन और फ्लोरीन की साइज सेम है। फ्लोरीन जब साइज सेम होगी तो उनका बॉन्डिंग अच्छा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग उतना ही अनस्टेबल होगा, तो बॉन्ड गैप ज्यादा होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कुल मिला के कि इसका ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड मजबूत होगा। अगर ओवरलैपिंग खराब है तो बॉन्ड खराब है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कार्बन का 2p और फ्लोरीन का भी 2p प्रॉपर्ली ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड अच्छा बनेगा, तो इसे तोड़ना मुश्किल नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ बेस ले लूँ, मान लो कोई, अगर मैं यहाँ बेस ले लूँ तो बेस करेगा क्या। देखो, फ्लोरीन तो जाने का नाम लेगा नहीं क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है। तो होगा क्या, अब बेस का एक ही काम है, क्या, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन दो तरीके के हैं आपके पास, एक तो है HA, एक है HB। सवाल ये पैदा होता है निकलेगा कौन सा, दोनों निकाल लेते हैं, जो अच्छा होगा वही बनेगा। अगर मैं HB को निकालूं तो ये कार्बन आयन बनता है, अगर मैं HA को निकालूं तो ये 2 डिग्री बनता है। HB को निकाल के 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है और HA को निकाल के 2 डिग्री बन रहा है। आप ये लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा अच्छा होता है 2 डिग्री से। क्यों, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ोतरी होगी और ज्यादा बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज को कम करना है, बढ़ाना थोड़ी है। ठीक है, तो नेगेटिव, जो भी नेगेटिव है तो उसको आपको खींच के कम करना है, पॉजिटिव है तो उसको आपको रेजोनेंस से इंडक्टिव से देके कम करना है। ठीक है, नेगेटिव मतलब चार्ज को खत्म करना होता है आपको। अब वो फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं जिससे आप चार्ज खत्म कर रहे हो। तो यहाँ इस नेगेटिव को दोनों मिथाइल बढ़ाएंगे तो इसको खराब करेंगे, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो अच्छा कौन सा है, इस रास्ते से रिएक्शन जाएगी, माइनर बनाएगी, ये अच्छा लग रहा है। क्यों, 1 डिग्री, यहाँ बढ़ाने वाले कोई ग्रुप ही नहीं है। तो ये जो स्टेप होता है ये काफी फास्ट होता है, इस H का निकलना बड़ा तेज होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे से ये नेगेटिव चार्ज हल्का सा हमला करके स्लोली इसको धक्का देके फ्लोरीन को बाहर कर देगा। तो आपका यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कम भीड़ वाली एल्कीन यहाँ मेजर बनेगी, तो आप इसे क्या बोलोगे यहाँ, हॉफमैन कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो E1CB के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बेस तो होना ही चाहिए। नंबर 2, लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप का होना मस्ट है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही पुअर होते हैं। फ्लोरीन, SMe2 पॉजिटिव, NMe3 पॉजिटिव, NO2, साइनाइड, SO2R, ऐसे ग्रुप यहाँ नहीं निकलेंगे, ये पुअर लिविंग ग्रुप की श्रेणी में आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो रिएक्शन E2 से जाएगी नहीं, रिएक्शन को जो रास्ता होगा वो E1CB होगा। ठीक है, अब ऐसे में फिर आप क्या देखोगे, मेनली फिर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से जाओगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये तो निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो जाना पड़ेगा H पॉजिटिव को ही फर्स्ट स्टेप में।
जब H पॉजिटिव को ही निकलना है तो H वहां से निकलेगा जहां पर निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबिलिटी मिले, फिर वो चाहे कॉन्जुगेशन से मिले, फिर वो चाहे कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट से तो अनस्टेबल होगा, कॉन्जुगेशन हो सकता है बस, या -I से मिले, है ना, कैसे भी मिले और मिले। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप काफी फास्ट हुआ, हालांकि रिवर्सिबल है पर फिर भी फास्ट है। सेकंड स्टेप जो है स्लो होता है और सेकंड स्टेप इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अब बात करें हम इसके रेट लॉ को लिखने की, ये रेट डिपेंड किस पे करेगा, तो आप बड़ा ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ये कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि इवन सी भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन बेसिकली डिपेंड कर रही है कॉन्जुगेट बेस पे, नाम ये ना इवन कॉन्जुगेट बेस। तो जब कॉन्जुगेट बेस है वो तो बेस से ही बना है ना, तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, हालांकि है ये यूनिमोलिकुलर। क्यों बोला इसको यूनिमोलिकुलर? क्योंकि ये यहाँ सेकंड स्टेप ही तो है जिसमें रेट जो है रेट लॉ जिससे हम लिखेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ही इसमें मेनली जो हीरो है इस रिएक्शन का वो कॉन्जुगेट बेस है। पर कॉन्जुगेट बेस को बनाया किसने है? सबस्ट्रेट ने और बेस ने मिलके। अगर मैं बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाता चला जाऊंगा कॉन्जुगेट बेस जल्दी जल्दी बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस अगर जल्दी जल्दी बनेगा तो रेट की स्पीड भी तेजी से भागेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हम ऐसा सोच लेते हैं शायद कि जो यूनिमोलिकुलर है वो शायद फर्स्ट ऑर्डर होगी, जैसे SN1 यूनिमोलिकुलर है, हमें लगता है कि शायद फर्स्ट ऑर्डर है, वो बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं है कि जो यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर ही होगी, आप देख लो सर, ये यूनिमोलिकुलर जरूर है पर ये सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रही है और ये बेस पे भी डिपेंड कर रही है। या फिर आप ये कह सकते हो कि रेट जो है कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पेपर में किस तरीके की बात पूछी गई है, आप अपने दिमाग से अपने विवेक से उसका आंसर देना कि उसने सबस्ट्रेट और बेस लिखा हुआ है या खाली कॉन्जुगेट बेस लिख दिया है। ठीक है, बाकी यूनिमोलिकुलर और सेकंड ऑर्डर आपसे कह सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करेगी, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तब भी रेट बढ़ेगा, और मैं बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तब भी रेट तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हॉफमैन कंट्रोल्ड है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो कम भीड़ वाली एल्कीन बना रहा है। एक खराब एल्कीन बन रही है तो हॉफमैन, अच्छी एल्कीन मतलब सेटजेफ कंट्रोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर खराब एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन रही है, कम भीड़ वाली एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन रही है, तो आप इसे हॉफमैन कंट्रोल बोलते हो। ठीक है, अब बेस की अगर बात करें तो देखियो, आपको लीविंग ग्रुप तो जाने का नाम नहीं ले रहा, आपको एसिडिक प्रोटोन को ही पहले निकालना है, तो ये बात तो पक्की हो गई। अब एसिडिक प्रोटोन को ही पहले निकालना है तो आपको बेस तो तगड़ा ही चाहिए, तो बेस तो स्ट्रांग ही होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन टेम्परेचर का ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है एलिमिनेशन के चांस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर से बॉन्ड की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है, जिससे वो बॉन्ड कमजोर होने लगता है। बॉन्ड वाइब्रेट होगा तो बॉन्ड लंबा होगा ना, लंबा होगा तो टूटेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का भी बड़ा रूल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी रेट बढ़ेगा। बेस तो मजबूत होना ही चाहिए इस केस में, खासतौर पर जब लीविंग ग्रुप पुअर हो। जनरली लेस स्टैंडर्ड एल्कीन बनती है, वो हमने बात करी दी है, वो तो इसलिए बन रही है क्योंकि वहां कार्बन ज्यादा अच्छा बन रहा है। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये तो चलो हो गया ये वाली बात। अब एक कंडीशन और है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए E1CB दो जगह होगी, एक तो पुअर लिविंग ग्रुप के वाले केस में, है ना, वो तो मैंने समझा ही दिया आपको। एक और आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझ लीजिए अच्छी तरीके से। एक जगह और E1CB होती है, कहां पे? अब इस केस में कभी भी आपको लगे एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप समझते हो आप, CO, NO, SO, ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज को सहारा दे, कार्बन आयन को स्टेबिलिटी दे, जो फंक्शनल ग्रुप, जैसे CO हो सकता है, मैंने यहां लिख दिए हैं सारे, देखो कौन कौन से हो सकते हैं, COH, COR, SOR, NO2, ठीक है, CH3, CO2R, CHO, SO2Me साइनाइड, ये सब लिखे हुए हैं, ये सब -R से स्टेबिलिटी देते हैं। तो अगर आपका बीटा पोजीशन पे यहां पर एनी लिविंग ग्रुप, अब चाहे आप गुड लिविंग ग्रुप लगाओ, चाहे आप पुअर लिविंग ग्रुप लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। उसमें बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन पीछे वाले केस में कहीं भी फंक्शनल ग्रुप का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, डबल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर आपको खास ध्यान रखना था कि वहां पर आपका जो है बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लिविंग ग्रुप एनी, पुअर भी हो सकता है, गुड भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको यहां सहारा देना है नेगेटिव चार्ज को, कैसे करके, मतलब इस H को आपको ओवरऑल बहुत एसिडिक बनाना है। तो आप H को एसिडिक कैसे बना सकते हो? सीधी सी बात है, आप ऐसा ग्रुप लगा दो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज को खींचे -R से। ठीक है, तो कौन से ग्रुप हो सकते हैं? वो सब ग्रुप की मैंने बात कर चुका हूं मैं। तो ऐसे केस में जैसे ही आप बेस डालोगे तो देखिए क्या होगा, बेस करेगा क्या पहले स्टेप में? अब बेस देखो, बेस दो ऑप्शन है यहाँ पर, या तो लिविंग ग्रुप भाग जाए, अब लिविंग ग्रुप गुड हुआ तो हो जाएगा ना पहले। ठीक है, तो यहां पर लिविंग ग्रुप चाहे गुड हो चाहे पुअर हो, ये H बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो चुका है। आप खुद ही देखिए क्यों हो चुका है, देखो जरा, ये इसलिए एसिडिक हुआ है क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज को वाया रेजोनेंस मिल रही है स्टेबिलिटी।
ठीक है, जबकि ऊपर वाले केस में ये नहीं था, वो अलग केस था। ठीक है, वहां पर हम सिंपल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख रहे थे, यहां पर आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी वाया रेजोनेंस, और वहां देख रहे थे हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी वाया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को आप रिलेट ना कर दें आपस में। ठीक है, नहीं फंस सकते हो आप। तो यहां पर बनेगा, यहां पर आपकी इनोलेट। अब लिविंग ग्रुप गुड हो बुअर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये आएगा यहां पे लौट के, पाई बॉन्ड आएगा इधर की तरफ, और लिविंग ग्रुप को तो जाना ही पड़ेगा। अब चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, इनको तो जाना ही पड़ेगा। अगर मैं OH भी ले लूँ ना, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाया जाता है, उसे OTS OMS बना के, ये OH को भी जाना पड़ेगा यहाँ तो। ठीक है, पर किस कंडीशन में ये OH जा रहा है, OH का मन तो था नहीं जाने का, वो सिर्फ इस कंडीशन पे गया है वो, कि उसने ये कहा कि मुझे अगर अगले स्टेप में कॉन्जुगेशन मिलेगा तो ही OH को यहाँ से जाने दूंगा मैं, मॉलिक्यूल ये कह रहा है। ठीक है, तो देख लो आप, ये OH सिर्फ इसलिए गया क्योंकि बाद में जो है कॉन्जुगेशन आ गया प्रोडक्ट के अंदर, जो कि ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन की। ठीक है, अगर ये सब नहीं आ रहा होता ना ये कॉन्जुगेशन, तो रिएक्शन जाती ही नहीं। आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह का एलिमिनेशन करो तो आप जो एल्कीन बना रहे हो, नई एल्कीन, उसे ई रखिएगा, ई समझते हो ना, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो दो बातें हो गई हमारी। पहली बात, फ्लोरीन SME2 NME3 NO2 साइनाइड SO2R, सारे लिख दिए वैसे तो मैंने। ठीक है, ऐसे केस में ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो पुअर अगर लिविंग ग्रुप है तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, वहां पर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखोगे वाया -I इफेक्ट है, या फिर दूसरी कंडीशन, या आपका कभी भी CO NO SO कोई फंक्शनल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उसके साइड में अल्फा वाले पे अगर H लगा हुआ है तो पक्की 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 बात है वो भी E1 CB से जाएगी। दो ही कंडीशन हो सकती है बस E1 CB की, बहुत ही आसान है, या तो वो या तो ये वाले जो स्केलेटन्स है। ठीक है, ये भी E1 CB से जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो CO है ना, यहाँ पर तो पहले H को C को निकलना पड़ेगा, तो इसके धक्के से ये पहले ऊपर गया, फिर लौटा और लौट के आगे इस X को बाहर कर देगा। यहाँ पर भी आप देखो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है साइनाइड से मिलेगी, CO से मिलेगी, NO से मिलेगी, फिर अगले स्टेप में लौटेगा, फिर धक्के से बाहर कर देगा इसको। सेम यहाँ भी देख सकते हो आप, नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, देखो -R से, देखो NO2 तक जाएगा रेजोनेंस, फिर बाद में लौट के ये आगे इसको धक्के से बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये सब अगर कोई पूछेगा बताइए किस मैकेनिज्म से एलिमिनेशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये E1 CB से एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, आप इसे E2 मत कह देना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये अच्छा, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ भी यही H गया, क्यों गया ये पहले निकला, क्योंकि यहाँ बड़ा फायदा है, एक तो फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, पुअर लिविंग ग्रुप है, दूसरी बात इस नेगेटिव चार्ज को वाया D पाई P पाई रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो पहले H ही तो निकलेगा, फिर अगले स्टेप में धीरे से ये आएगा और धक्के से इसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो पहला स्टेप काफी फास्ट होता है जिसमें एसिडिक प्रोटॉन निकला है, और दूसरा स्टेप धीरे से हल्का सा धक्का देके फ्लोरीन को लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है। अब ये हम पता कैसे करते हैं कि इसके अंदर E1 CB हुआ है, तो इसको हम करते हैं ड्यूटेरिएशन स्टडीज से, मतलब ड्यूटेरियम लेबलिंग से करते हैं। तो एग्जाम में कभी पूछेगा किस इफेक्ट से हमने ये पता किया कि E1 CB मैकेनिज्म है, तो उसे कहते हैं हम इनवर्स काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ये होता क्या है देखिए समझिए, इनवर्स काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैसे होगा, इसमें हम पानी लेते हैं और D2 लेते हैं, हम जो कंपैरिजन करते हैं हम वाटर और D2 को सॉल्वेंट लेके करते हैं, मतलब एक तरह से ये इनवर्स सॉल्वेंट इफेक्ट भी है। तो हम जो फर्स्ट स्टेप हुआ है आपका, आप ये बात जानते हो कि हमने बेस लिया है और यहाँ लिया जाता है एक बार पानी और एक बार लेंगे हम D2। अब पानी और D2 से जब हम तुलना करेंगे, हम पानी और D2 से कंपैरिजन करते हैं, तो देखो क्या होगा, बेस निकाल देगा एसिडिक हाइड्रोजन, निकाल देने दीजिए, बेस तो दोनों में निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, निकल गया, लो दोनों में ही एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या होगा देखिए, अब हम ये बात जानते हैं कि बताइए OH और OD में किसका बॉन्ड मजबूत है, ऑब्वियसली बात है मास ज्यादा है OD का, तो मजबूती भी उसी की होगी। OH का बॉन्ड जो है यहाँ कमजोर है, ये जो फर्स्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल है, वो पीछे भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वापस भी तो ले सकता है इस H को अगर आप सॉल्वेंट में करा रहे हो तो जो OH है और OD है, OD का बॉन्ड है मजबूत, OH का बॉन्ड है वीक, तो ये बॉन्ड वीक होता है जिसकी वजह से ये नेगेटिव जल्दी हमला बोल देता है इसके H पे, और रिएक्शन उल्टी चली जाती है बैक में, और ये बैक में चली जाएगी तो ये आगे कैसे जाएगी, ये फिर फॉरवर्ड स्लो हो जाएगी ना। लेकिन OD के केस में अगर हम बात करें, O और D का बॉन्ड है मजबूत, तो अगर ये मजबूत है तो ये रिएक्शन बैक में नहीं जाएगी, मतलब इस नेगेटिव पे D लग नहीं पाएगा, तो रिएक्शन को मजबूरी में आगे जाना पड़ेगा, तो इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा, मतलब D2 के केस में रेट कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना हो गया है 7.7, जबकि पानी के केस में वो 1 ही है। ठीक है, क्योंकि पानी में जो OH बॉन्ड था वो कमजोर था, तो नेगेटिव ने उस H को ले लिया और ये वापस से रिएक्टेंट ही बन गया, ये तो वापस चला गया। जबकि D2 में क्या हुई रिएक्शन, OD का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, तो ये आगे चलेगी, इसमें बैक में ये टूटा ही नहीं, तो नेगेटिव हमला कैसे करेगा इस D पे, तो इसको फॉरवर्ड में तो जाना पड़ेगा, सही है।
तो ये फॉरवर्ड फास्ट जाएगी, ये थोड़ी सी स्लो जाएगी, जिसकी वजह से इसका रेट कांस्टेंट कम आएगा, नीचे वाले का रेट कांस्टेंट ज्यादा आएगा। तो इसे कहते हैं हम इनवर्स काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इस इफेक्ट से हमें पता चला है कि ये जो मैकेनिज्म है वो E1CB है। तो एग्जाम में वो पूछ सकता है ना आपसे कि बताइए E1 में क्या कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो E1 होता है, E1 में हमने देखा था, क्या देखा था कि जो आपका E1 था वो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो E2 थी हम उसकी बात कर चुके हैं वीडियो में, पुराने वाले में, ये दिखाता था आपका 1 डिग्री प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और जो आपका E1CB है ये आपका दिखाता है इनवर्स काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आए कि क्या कौन सा किसको हम कैसे स्टडी कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज भी आपको आइडिया होना चाहिए। जो सेकेंडरी काइनेटिक है इसकी वैल्यू KH/KD की कितनी आई थी, 1 आई थी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी KH/KD की, नियरली 4 के आसपास आती है, 2 to 7 के बीच में रेंज रहती है। इसकी तो इसको तो आप निकाल ही नहीं सकते KH/KD से, इनवर्स को तो उल्टा है, इसको आप K Water/KD2 से निकालते हो, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कुछ, ठीक है, ताकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो ये मैकेनिज्म हो रहे हैं ना, E2 की बात करूं या फिर मैं E1CB की बात करूं, इन मैकेनिज्म में पोलर अप्रोटिक अगर सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे DMSO है, DMF है, एसीटोन है, जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स है इनमें की स्पीड काफी तेज होती है। जो SN2 में होता था सेम वैसा ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। अच्छा, एक टेक्निकल बात और अगर की जाए आपसे तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हम बार बार इस H को निकाल रहे हैं ना, हम जिस छोटे बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि इस H पॉजिटिव को निकाला है, पर रियल में हाँ हो क्या रहा है, रियल में कुछ और ही हो रहा था। अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाने की कोशिश करूँ तो आप समझिए जरा, जो आपका CH बॉन्ड है ये कौन सा है, ये CH कौन सा है, ये CH ये वाला CH है, ठीक है, जिसे आप तोड़ने वाले हो। अगर मैं इसके ऑर्बिटल बनाऊँ तो इसका एक सिग्मा बॉन्डिंग होगा, एक सिग्मा स्टार होगा, सही है भाई। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उसके बॉन्डिंग बनते हैं, उसके कुछ एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, ठीक है। मैं पूरी कंप्लीट एमओटी नहीं बना रहा हूँ, हमें जिस बॉन्ड पे हमला कराना है मैं उसके ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ। ये सिग्मा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार यहाँ खाली पड़ा हुआ है, तभी तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 - 0/2, तो 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब समझते हैं जरा, अगर मेरे पास 3 बेस हैं, जैसे कि एक लेता हूँ मैं OH-, चलो F से लेते हैं, फ्लोरीन F नेगेटिव जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो सबसे लो एनर्जी पे रहेगा, जो न्यूक्लियस के काफी करीब होंगे, जिसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा आपका OH नेगेटिव जो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा NH2 नेगेटिव जो और थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे ऊपर कौन आएगा CH3-, ठीक है। और इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में जब हम ऐसे नहीं कराते कि जो कि बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो रियल में ऐसा नहीं हो रहा है। रियल में ये जो नेगेटिव है ना, ये अपने लोन पेयर नेगेटिव वाला इसके होमो से, कहाँ, इसके होमो से इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ल्यूमो में जा रहे हैं, ठीक है। ये बेस OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, CH3 हो सकता है। आप जितना स्ट्रॉन्ग बेस लोगे उतना ही आराम से ट्रांसफर हो पाएगा। जैसे OH है, OH तो काफी नीचे है ना, तो OH से भी अच्छा कौन है यहाँ CH3। देखिए जरा खुद ही देखिए, इसका होमो इसका ल्यूमो का गैप तो बड़ा कम है। अब गैप जितना कम होगा ट्रांसफर उतना अच्छा नहीं होगा। अब दो लोगों के बीच में अगर कभी आप स्टडी भी करते हो, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच का, टीचर है होमो, स्टूडेंट है ल्यूमो, तो होमो और ल्यूमो का गैप जितना कम होगा अंडरस्टैंडिंग उतनी बेटर होगी, ठीक है, उतनी जल्दी बातें समझ में आएंगी। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, होमो और ल्यूमो का गैप जितना कम हो उतना अच्छा है। इसी वजह से हमने कभी देखा है, हमने ये वाला बेस तो कभी यूज नहीं किया, हम F नेगेटिव को कभी यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये कारण है। इसका देखिए जरा, होमो कहाँ है, उसका ल्यूमो कहाँ है, कैसे ट्रांसफर होंगे, इतना गैप, ठीक है। तो रियल में जब हम ऐसे OH को H को निकालने, रियल में अच्छा नहीं हो रहा होता, एक्चुअल में ये हो रहा होता है, इसके होमो से इसके ल्यूमो में जा रहे होते हैं। पर हम इसको, अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, 2 - 2/2, तो बॉन्ड टूट नहीं गया, 0 आ गया ना बॉन्ड, तभी तो हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है, पर हम कुछ इस तरह से बार बार नहीं पढ़ते, वरना कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैटर ना। तो हम कहते हैं H+ को निकाल दो सर, उड़ा दो बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। पर रियल में ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट रहा होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस तरह से समझाती है इसको, ये ज़्यादा टेक्निकल और लॉजिकल भी है। अब आते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स पे, ताकि ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। देखिए MEI क्या करेगा आपका, इस पे हमला करेगा, तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। क्या हुआ, ये हुई है SN2 रिएक्शन, इस पे प्लस आ गया। फिर आपने डाला OH-, पक्की बात, देखो फंक्शनल ग्रुप के साइड का H जब निकलेगा उसका नाम E1CB होगा। बाहर करो उसको, ये लो, हालांकि ऊपर जाएगा फिर लौटेगा फिर बाहर करेगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि एक बार बता दिया आपको, बार बार ऊपर ले जाके फिर निकालें तो कौन सा मैकेनिज्म हो गया, E1CB हो गया। नीचे वाला देखो CH3 SO2 Cl। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये H एसिडिक नहीं है,
फंक्शनल ग्रुप के साइड का एच जब जब निकलेगा बेस की प्रेजेंस में, तो पक्की बात है वो E1CB से जा रही है। तो यहां पर हो जाएगा, यहां बनेगा कार्बोनाइन। अब ये क्या होगा, ये यहां जाएगा और ये जाएगा ऊपर, फिर ये लौटेगा और लिविंग ग्रुप कौन है, Cl निकल जाएगा। तो जब जब कार्बोनाइन बनेगा या कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उस रिएक्शन का नाम, पक्की बात है उस रिएक्शन का नाम E1CB होगा। अब आप अगले स्टेप में चाहो तो डाला है, देखो ROH, इसका अटैक करा दो, ये खींचेगा तो ये बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड OR। इसको आप क्या बोलते हो, इसी को हम ROMS बोलते हैं। ठीक है, कभी कोई कहीं किस मैकेनिज्म में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, आप इसे E1CB मैकेनिज्म बोलोगे। ठीक है, कुछ और बात कह देना इसे। ये वाला भी आप सेम देख लीजिए, आप CO के फंक्शनल ग्रुप के साइड का एच निकाल रहे हो ना, इसके धक्के से कुछ जाना पड़ेगा कि नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन, E1CB बोलोगे। यहाँ अच्छा यहाँ पर नहीं है देखो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ लिविंग ग्रुप तो पूरा है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पहचान में आ ही रहा है, लेकिन पूरा लिविंग ग्रुप है तो ऊपर वाला केस बैठेगा। ठीक है, दो ही तो केस बन रहे हैं E1CB के, दोनों याद रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा अब कहाँ से निकालूं मैं, आपके पास ये भी एक एच है, हमारे पास ये भी एच है, तो आप वहां पर ध्यान रखिएगा, उस एच को निकालेंगे जहां कार्बन ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है, ये 1 डिग्री है ना, तो ये निकल जाएगा, तो मेजर यही बनेगा, देख लीजिए वही मेजर है। फ्लोरीन आ गया, देखो पूर्ण लिविंग ग्रुप जब जब आएगा ना तब E1CB होगी। तो बेस क्या करेगा, पहले इसको एच को निकालेगा, उसके बाद धक्के से धीरे से फ्लोरीन को बाहर कर देंगे हम, ये भी E1CB से जाएगी। यहां पर अरे ये सेकंड केस आ गया, फंक्शनल ग्रुप के साइड का एच जब जब निकलेगा, पक्की बात है ये इधर आएगा लौट के, ऊपर नीचे इसको जाना पड़ेगा, Cl लिविंग ग्रुप है तो यहाँ कीटीन बन जाएगी। इसे क्या बोलते हो आप, कीटीन बोलते हो। किस मैकेनिज्म का नाम क्या है, इसका नाम भी E1CB है। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ओ यहाँ भी देखिए जरा, ये H निकलेगा पहले, क्यों निकल रहा है ये H, क्योंकि एरोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक एग्जांपल, यहाँ पर एरोमेटिक भी लिख लीजिए आप ना, पता चला बाद में भूल गए, मतलब ये केस तो है ही, इसके अलावा एरोमेटिक वाला केस भी बन सकता है, क्योंकि ये H एसिडिक है ना, है कि नहीं, ये H एसिडिक ही तो है, तो ये वाला H अगर निकलता है, यही निकलेगा पहले, क्यों निकलेगा ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को थ्रू एरोमेटिक स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहां पर सॉरी बना जाता ही ऊपर का निकाल दिया यहाँ H। ठीक है, देखो यहां से निकला एसिडिक हाइड्रोजन, फिर इसके धक्के से धीरे से ये वाला बॉन्ड बाहर हो जाएगा। अच्छा जब ये वाला बॉन्ड बाहर होगा तो देखिए क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड आप बाहर करोगे ना, तो ये तो चलो आपका मैकेनिज्म तो E1CB हो चुका है, पर ये जो हिस्सा उड़ के गया है उसमें क्या हुआ है बाद में, तो उसमें CO2 भी चली गई है। ये क्यों गई CO2, इसलिए गई क्योंकि CO2 के CO2 एक हल्की सा मॉलिक्यूल ही तो है भाई, CO2 क्या है, गैस ही तो है, CO2 N2 पानी, अमोनिया, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मौका मिले CO गैस भी कुछ कंडीशंस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं। ये जैसे ही अपने नॉन बॉन्डिंग में देगा, अब इसकी वैलेंसी ज़्यादा नहीं हो जाएगी कार्बन की, CO2 तो बन चुकी है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, ये क्यों टूटा, क्योंकि N अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को आराम से बियर कर लेता है, तो CO2 तो भाग गई यहाँ से और रह गया सिर्फ आपका NH2 CH2 COR। ठीक है, तो ये दोनों दिख गए ना आपको, ये क्यों बने, ये सिर्फ इसलिए गई है क्योंकि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा होता तो नहीं उड़ती है ना, तो इसकी भी कंडीशन है, ये भी तभी भागती है जब लगता है ना कि नेगेटिव चार्ज जब मैं छोड़ के जा रही हूँ वो स्टेबल है, वो रख भी सकता है, और जब वो देखती है कि यार ये तो किसी काबिल ही नहीं है, जैसे कार्बन होता वहाँ नहीं छोड़ के जाती, लगी रहती इससे। ठीक है, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो तो भाग जाती है। ठीक है, अगले में आते हैं, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है साफ, फंक्शनल ग्रुप के साइड का H निकलेगा, उसके धक्के से OH को जाना ही पड़ेगा, और मजा भी आ रहा है, देखो लंबा कॉन्जुगेशन। ठीक है, इससे अच्छा क्या होगा, यहाँ पर फिर से वही बात, फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर फिनाइल है वैसे, लेकिन यहाँ पर SME2, अब यहाँ पर आप वही देखोगे कार्बन की स्टेबिलिटी कौन सा ज्यादा अच्छा, ऊपर वाला केस बन गया। ठीक है, यही वाला ज्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को फिनाइल थ्रू रेजोनेंस स्टेबिलिटी देगा, तो उधर वाला क्यों निकले, ये वाला निकलेगा ना। ठीक है, आप ये बात समझ लीजिए दोबारा से, जब जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आ रहा हो तो मॉलिक्यूल उसी रास्ते से जाएगा जिससे कॉन्जुगेशन आ रहा हो, वो उस रास्ते से क्यों जाए जहां पर उसको कुछ मजा ना आ रहा हो, जहां उसको स्टेबिलिटी न मिल रही हो। तो क्या ध्यान रखिएगा, ये यहाँ उसी रास्ते को चुनेगा। अगर प्रोडक्ट में कॉन्जुगेशन आ रहा है तो फिर तो आप सोचिए मत कुछ, ठीक है, वहीं से जाएगा वो, इसमें कोई डाउट ही मत रखिए। ठीक है, नीचे वाले में आते हैं, तो ये भी E1CB से गया है। उसके बाद क्योंकि लिविंग ग्रुप पुअर है, या दो ही कंडीशन देखो, या तो लिविंग ग्रुप पुअर हो या तो फंक्शनल ग्रुप के साइड में जो अल्फा कार्बन उस पर H लगा हो। ठीक है, ये दो ही कंडीशन है जब E1CB होगी, और कहीं नहीं। यहाँ पर ये H, यहाँ पर तो लिविंग ग्रुप पुअर नहीं है, अब क्या करें, ये E1CB से जाएगी। क्यों गई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ब्रोमीन स्टेबिलिटी देगा थ्रू D पाई P पाई। कैसे देगा देखिए जरा, या नेगेटिव आएगा, इसके बाद वैकेंट D होते हैं तो हो गया ना, देखो फिर धीरे से हल्का सा धक्का देगा, इस बियर को बाहर कर देगा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो अगले वाले में फिर से वही बात, फंक्शनल ग्रुप के साइड का H जब जब निकलेगा तब तब मैकेनिज्म का नाम E1CB होगा। ठीक है,
तो ये सब कुछ था E1CB के बारे में। आई होप आप पहचान गए होंगे E1CB मैकेनिज्म क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।